आरसीबी के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ही ना भाई साहब आपकी गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव कर दिए जा चुके हैं ना, जिसे सुनने के बाद अभी आपका माथा चकरा जाएगा। अभी आप खुद बताओगे कि भाई साहब जहां पिछला मुकाबला आपकी गुजरात टाइटंस की टीम चेन्नई से जीत कर आ रही है, तो ऐसे में प्लेइंग 11 में इतने बड़े उलटफेर करने की क्या जरूरत है। आखिरकार जो पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी अच्छी खासी करके खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्हें इस बार इस टीम से निकालने की क्या जरूरत है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें इस बार आपकी गुजरात टाइटंस की टीम बाहर निकाल रही है और उनकी जगह पर भाई साहब इन धुरंधर शेरों की एंट्री कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार मुकाबला कहां पर होने वाला है और आपके गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जब आपके यानी कि आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा, तो यह मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपको खेलते हुए दिखाई देने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला हुआ था और बेंगलुरु में भाई साहब बता दें कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला हुआ था, जिसमें उस मुकाबले में आपकी आरसीबी की टीम जीत गई थी क्योंकि वह घरेलू मैदान आपके आरसीबी के था। लेकिन यहाँ पर भाई साहब आपके गुजरात टाइटंस की टीम मतलब दावा कर रही है और बता रहे कि भाई साहब इस बार जो मुकाबला होने वाला है ना, ये हमारे होम ग्राउंड पर होने वाला है और इस मुकाबले को हम भाई साहब पक्का जीत कर दिखाएंगे। अपना वो बदला जो आरसीबी से हारे थे ना, उस बदले को भाई साहब हम पूरा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, तभी आप बताओगे कि इस प्लेइंग 11 से क्या आपकी गुजरात टाइटंस की टीम पिछले मुकाबले का बदला चुका पाएगी। उससे पहले जान देते हैं कि आपको बता दें कि अभी तक आरसीबी इस सीजन 8 मुकाबले खेली है, जिसमें से भाई साहब ने 6 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं और पॉइंट्स टेबल के दूसरे स्थान पर है। वहीं आपको बता दें कि आपकी गुजरात टाइटंस की टीम भी 8 मुकाबले खेली है, जिसमें से 4 जीती है और 4 मुकाबले हारे और पॉइंट्स टेबल के भाई साहब एक खिलाड़ी 5वें स्थान पर है ये टीम। तो इससे अगर आपकी आरसीबी की टीम अगर दूसरे स्थान पर, तो भाई साहब आरसीबी की टीम की थोड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी अच्छी खासी है, क्योंकि भाई साहब तभी ने भाई साहब वो मुकाबले ज्यादा जीते और पॉइंट्स टेबल के दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर थोड़ा आंकड़े की बात कर ले तो अभी तक दोनों के बीच केवल 7 ही मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 4 मुकाबले आपके आरसीबी की टीम ने जीत कर रखे हैं, तो वहीं 3 मुकाबले आपके गुजरात टाइटंस की टीम जीत कर रखी हुई है। 3 मुकाबले आपके आरसीबी की टीम हारी है, तो 4 मुकाबले आपके गुजरात टाइटंस की टीम हारी है। एक भी मुकाबला ऐसा नहीं था जो कि रद्द हुआ हो। वहीं अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 206 का सबसे हाईएस्ट स्कोर आपके आरसीबी का है, तो वहीं अगर जीटी की हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 205 का है। वहीं अगर लोएस्ट स्कोर की बात करें तो आपके आरसीबी का 169 का, तो वहीं आपके गुजरात टाइटंस का 147 का लोएस्ट स्कोर है। तो आंकड़े से अगर भाई साहब देखें तो बहुत ज्यादा फर्क आंकड़े में नहीं दिख रहा, क्योंकि एक ही मुकाबला आपके यहाँ पर यानी कि आरसीबी की टीम ज्यादा जीती है। लेकिन अगर भाई साहब देखा जाए टीम, तो भाई साहब दोनों बहादुरी है, यानी कि दोनों ही बहादुर टीम है, क्योंकि दोनों ही टीमें भी जिस तरीके से प्रदर्शन कर आ रही है और जिस तरीके से इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी है ना, ऐसे में आप प्लेइंग 11 से ये आंकड़ा लगा सकते हो कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले आपको सुमन गिल भाई साहब खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, उसके बाद आपके साई सुदर्शन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, यानी कि आपके साई सुदर्शन और आपके सुमन गिल ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे और यही दोनों खिलाड़ी आपको गुजरात टाइटंस की तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि आपके सुमन गिल जहां पर हर मुकाबले में रन मार रहे थे, तो वहीं आपके साई सुदर्शन 1-2 मुकाबले में फ्लॉप चले गए थे। लेकिन अभी आरसीबी के खिलाफ यह खिलाड़ी जो है वह 100 रन की साझेदारी 100 रन अकेले मार कर आ रहा है कि सेंचुरी मार कर आ रहा है। वहीं अभी पिछले मुकाबले में आपके सीएसके के खिलाफ भाई साहब ने 87 रनों की शानदार पारी खेली थी। मतलब बंदा अब अपने लय में आ चुका है और जिस तरीके से पिछले सीजन एक गेंदबाजी की धुलैया कर रहा था ना, उसी वही लय में आ चुका है और इस सीजन भी अब गेंदबाजी की धुलाई करना स्टार्ट कर चुका है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आपकी गुजरात टाइटंस की जो ओपनिंग जोड़ी है ना, इन्हीं की बदौलत ही आपकी गुजरात टाइटंस की टीम जीतती है लगभग मुकाबले। उसके बाद आपके जोस बटलर साहब आ जाते हैं, क्योंकि भाई साहब जोस द बॉस एक खिलाड़ी भी बंदा हर मुकाबले में रन बनाकर दे रहा है। और आपको बता दूं कि यही आपके सुमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर ही ऐसे खिलाड़ी है, अगर आप इन तीनों को आउट कर ले गए तो भाई साहब आप मुकाबला जीत ले गए। अगर आप इन तीनों को नहीं आउट कर पाते हो तो तब तो आपका हारना पक्का फिक्स हो जाता है, क्योंकि यही 3 खिलाड़ी भी जिस तरीके से गुजरात टाइटंस की भाई साहब दीवार बनकर खड़े हैं ना, क्योंकि इन्हीं के तोड़ोगे तो ही आप मुकाबला जीत पाओगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो आपके शाहरुख खान खेलते हुए दिखाई दिए थे, आपको कहा जा रहा है कि उनकी जगह पर कुमार कुसागर को लाया जाएगा।
भाई साहब शाहरुख खान आपको बता दो कि हर मुकाबले में फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहा था। बंदा किसी भी मुकाबले में उतना अच्छा खासा यानी कि 10 15 20 रन सिर्फ बना पा रहे थे, उससे ज्यादा रन नहीं बना पा रहे थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मुकाबले में क्या पता आपको कुमार पुसाकर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि डोमेस्टिक में अच्छा खासा खेल कर आ रहे हैं। और अभी एक मुकाबला आपके यानी कि कुमार पुसाकर को खेलने को मिला था और उस मुकाबले में भाई साहब 15-20 रन बनाए थे सब। तो एक मुकाबले से आप किसी को नहीं जज कर सकते हो। आप देख रहे होगा कि आखिरकार इस मुकाबले में आपके कुमार पुसाकर क्या कर पाते हैं। उसके बाद आपके वाशिंगटन सुंदर आ जाते हैं, उसके बाद आपके राहुल तिवारी आ जाते हैं, फिर जेसन होल्डर और राशिद खान आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आपके वाशिंगटन भाई साहब एक ऑलराउंडर है और भारत के नंबर 1 ऑलराउंडर में भाई साहब शामिल होते हैं, क्योंकि यह खिलाड़ी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अच्छा कर रहा है अभी गुजरात टाइटंस के खिलाफ। अब देखना होगा कि आखिरकार इस मुकाबले में क्या कर पाते हैं। उसके बाद राहुल तिवारी आ जाते हैं। भाई साहब अभी उनकी बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके के आपके राहुल तिवारी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। फिर जेसन होल्डर कहा जा रहा है कि इस मुकाबले में आपको पक्का खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अभी पिछले मुकाबले में आपके जेसन होल्डर ने अच्छी खासी गेंदबाजी भी की थी और बल्लेबाजी अभी अच्छी खासी आपके यानी कि T20 वर्ल्ड कप में कर आ रहे हैं। तो इसलिए आपके जेसन होल्डर का खेलना पक्का माना जा रहा है। उसके बाद आपके राशिद खान भाई साहब, इनको क्या संदेह करना, बंदा हर मुकाबले में विकेट लेकर दे रहा है और समय पड़ने पर भाई साहब बैट भी उठा लेते हैं, यानी कि बल्लेबाजी से भी अच्छे खासे रन आपको बनाकर देते ही है। उसके बाद हम अगले खिलाड़ी की बात करते तो कोई और नहीं बल्कि कागिसो रबाड़ा आ जाते हैं। फिर मोहम्मद सिराज आ जाते हैं यानी कि DSP साहब। उसके बाद आपको प्रसिद्ध कृष्णा और इम्पैक्ट प्लेयर ग्रुप में कहा जा रहा है कि इस बार साई किशोर को लाया जाएगा। आपको बता दें कि साई किशोर भी भाई साहब एक अच्छे खासे ऑलराउंडर, लेकिन गेंदबाजी में भाई साहब अच्छा प्रदर्शन करके आपको देते हैं। तो आपके यहाँ पर कागिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा और आपको साई किशोर भाई साहब, ये 4 गेंदबाज ना आपको बता दें कि सामने वाले टीम को अगर पा जाए ना तो किसी भी बल्लेबाज को चलने ना दे, जिस तरीके से भी इनकी गेंदबाजी हो रही है। ये चारों खिलाड़ी, अगर आपको बता दें कि अभी आपके साई किशोर को खेलने को तो उतना मौका नहीं मिला है इस सीजन, लेकिन ये भाई साहब तीनों खिलाड़ी हर मुकाबले में बंदे विकेट निकाल कर दे रहे हैं और इसी की बदौलत आपकी गुजरात टाइटंस की टीम जीतते हुए दिखाई दे रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ आपकी गुजरात टाइटंस की टीम RCB से जीत पाएगी? क्या RCB से वह बदला ले पाएगी जो पिछले मुकाबले में RCB की टीम आपके गुजरात टाइटंस को हराई थी? बाकी आपको क्या लगता है और आपके हिसाब से गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।